जय हिंद। मैं कृष्णा गुप्ता आप सभी देशवासियों को 74वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आत्मनिर्भर भारत के बारे में। हम बात करेंगे उस यात्रा के बारे में जो आज़ाद भारत से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक का हमने तय किया। आज हम बात करेंगे उस महान देश भारत के बारे में जिसकी जीडीपी 2.7 लाख करोड़ रुपए है। हम बात करेंगे उस भारत देश की जिसकी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में 5वें नंबर पर है। हम बात करेंगे उस महान देश भारत के बारे में जिसकी इस पूरे विश्व में एक अपनी अलग पहचान है। शुरुआत करेंगे हम 1947 से और बताएंगे आपको कि 2020 तक का सफ़र हमारे भारत देश में कैसे मनाया गया। 1947 जब देश आज़ाद हुआ तब का जश्न और आज 2020 जब देश आत्मनिर्भर हुआ तब का जश्न कैसा है और क्या क्या स्टेप्स आए इस पूरे दरमियान, इस सारे बातों को हम जिक्र करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं इस अपने महान देश की भारत गाथा को और शुरुआत करते हैं 1947 के इस अविस्मरणीय पल से जब हम अपने देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाने वाले थे। पहली बार इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में। ठीक 2 हफ्ते के बाद यह बिल एक्ट में बदल जाता है और 18 जुलाई 1947 को जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल पेश किया गया था वो रिसीव्ड हो जाती है और इस तरह हम अपनी आज़ादी के और करीब पहुंच जाते हैं। मध्य रात्रि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश भारत इंडिपेंडेंस घोषित होता है और हम अंग्रेजों की गुलामी से पूरी तरह स्वतंत्र हो जाते हैं और हम भारतवासी अब अपना जीवन स्वतंत्र रूप से मनाना प्रारंभ करते हैं। और इस तरह हमारे आज़ाद भारत देश के पहले प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को बनाया जाता है, जो लाल किला के लाहौरी गेट पर पहली बार राष्ट्रध्वज को लहराकर देश की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं। ये जो पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है कि सबसे पहली जब स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था तो कैसे राष्ट्रध्वज और क्या खुशियां थी उस समय में, उस अविस्मरणीय पल को इस फिगर में देखा जा सकता है। वो आज़ाद हुए 3 साल लगभग बीत चुके थे। अब हमारे देश को चलाने के लिए एक विधि, एक कानून व्यवस्था की ज़रूरत है और इस तरह से लगभग 3 साल के बाद, अर्थात हम कह दें कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के पश्चात हमारे देश का संविधान जो B.R. अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया जा रहा था, भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया जा रहा था, ये B.R. अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और इस तरह से हमारे भारतीय नियामक यानी विधि की एक पुस्तक जिसे हम भारतीय संविधान कहते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया और उसी दिन से हमारा भारतीय संविधान आंशिक रूप से लागू कर दिया गया। तत्पश्चात कुछ महीने के बाद 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया और हमारा देश गणतंत्र हो। 14 वर्ष गुलाम रहने के बाद हमारा भारतवर्ष आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ गया था।
1947 में आज़ादी के बाद और 1950 में संविधान निर्माण के बाद अब हमारे भारत देश के सामने जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो आती है अर्थव्यवस्था और विकास की। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल नेहरू पहली बार पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान इंडियन पार्लियामेंट में पेश करते हैं और जिस 5 ईयर प्लान में फोकस किया जाता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी सेक्टर पे, यानी प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी फील्ड्स आते हैं, उन पे फोकस करना और उनका डेवलपमेंट करना। और इस पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान का जो प्लान बजट था वो था 2069 करोड़ रुपए, जो बाद में चलकर 2378 करोड़ रुपए कर दिया गया। और इस तरह से हमारे प्रथम पंचवर्षीय योजना का ये टोटल बजट 2378 करोड़ रुपए हुआ, जिस पे प्राइमरी सेक्टर पे काफ़ी सुधार आया और उचित डेवलपमेंट हो पाया। बारी थी देश के सबसे बड़े त्योहार की, और ये सबसे बड़ा त्योहार था जनरल इलेक्शन। हमारे भारतवर्ष में पहली बार 1951 से 1952 में जनरल इलेक्शन कराया गया। मात्र भारतवर्ष ही एक ऐसा देश था पूरे विश्व में जो आज़ादी के बाद समस्त नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया था। 1951 से 1952, 25 अक्टूबर 1951 से लेकर 21 फरवरी 1952 तक ये इलेक्शन चला और इस इलेक्शन में टोटल उम्मीदवार थे 1945 उम्मीदवार के साथ ये चुनाव लड़ा जा रहा था और टोटल लोकसभा सीटें थीं 489। इस 489 लोकसभा सीट और 1945 उम्मीदवार के बीच एक बार फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस विनर रहा और इंडियन नेशनल कांग्रेस 364 लोकसभा सीटों के साथ इस चुनाव में विनर रहा और एक बार फिर जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रधानमंत्री बनाया गया। देश में आम चुनाव के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी और अब बारी थी बैंकों के सुदृढ़ता एवं विकास के लिए। उसके लिए 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया और इस तरह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1955 को मानी गई। और इस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर का नेशनलाइज्ड बैंक है और सरकार की इस अनूठी पहल से भारतवर्ष में बैंक एवं उसकी राष्ट्रीयकरण की एक अनूठी पहल की शुरुआत हुई, जिससे भारतवर्ष एक विकास के पथ पर अग्रसर हुआ। 1957 में पूर्वोत्तर राज्यों की स्थिति हिंसा से भर जाती है। उस हिंसा को नियंत्रित करने के लिए 1958 में अफस्पा का गठन होता है, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, जिसके तहत आर्म फोर्स को स्पेशल पावर दी जाती है, जिससे वो डिस्टर्ब्ड एरिया में जहां पर हिंसा हो, जहां अशांति हो, उस एरिया में शांति की स्थापना कर सके। और इस तरह से 1958 में गठित ये अफस्पा आज भी हमारे भारत देश में सुचारू ढंग से कार्यरत है। वर्ष था 1974। भारत के कदम अब न्यूक्लियर टेस्ट की तरफ बढ़ चले थे। 1967 में इंदिरा गांधी की सरकार जिस न्यूक्लियर टेस्ट की नींव रखी, उस न्यूक्लियर टेस्ट के आधार पर 1974 में पोखरण में पहली बार न्यूक्लियर डिटोनेशन टेस्ट हुआ, पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट हुआ और उसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहा गया।
डेट थी 18 मई 1974 और इस ऑपरेशन को नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। दोबारा फिर से सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट किया गया 1958 में और 1958 में ये जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ इसमें 5 न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई जो इंडियन आर्मी ने किया। कहां पर? पोखरण में। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे माननीय लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी और इस पूरे सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट की जो कमान संभाली थी वो भाभा रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष राजा रमन्ना ने की। सबसे बड़ी बात ये थी कि स्पाई सैटेलाइट से बचते हुए ये पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और 5 न्यूक्लियर बम इंडिया ने एक्सप्लोजन टेस्ट कर लिया और पूरी दुनिया को पता न चला। ये है हमारा भारत और ये है हमारे भारतीय। 1975 अब भारत के कदम अंतरिक्ष की ओर जा चुके थे और इसी 1975 में अंतरिक्ष की इस पहल में भारत में एक अनमैन्ड अर्थ सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है और जिसका नाम है आर्यभट्ट। इस आर्यभट्ट को असेंबल किया गया था पिन्या बेंगलोर में और इसको सोवियत यूनियन के थ्रू रशियन रॉकेट के थ्रू 1975 में लॉन्च किया गया था। ये आर्यभट्ट अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की तरफ से एक अलग क्रांति लाई और इस आर्यभट्ट का वजन था 360। ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये आर्यभट्ट है जिसकी वजन थी 360 और जो मैन्युफैक्चर्ड हुआ था कब? 5 साल पहले ही, लॉन्च के 5 साल पहले ही इसको मैन्युफैक्चर्ड कर दिया गया था 1970 और 5 साल बाद इसको लॉन्च किया गया और ये आर्यभट्ट हमारे भारत में अंतरिक्ष युग की एक अलग मिसाल पेश करने में सक्षम रहा। 1975 में आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के बाद 1991 में भारत की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो जाती है, इकोनॉमी बहुत पुअर हो जाती है, फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत पुअर हो जाता है। तब हमारे भारत देश में लिबरलाइजेशन की कॉन्सेप्ट्स आते हैं और 1991 में एक ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी आती है जिसमें मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट और सर्वाइव ओरिएंटेड बनाने के गोल रखे जाते हैं। उस समय सरकार रहती है पीवी नरसिम्हा राव की, सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह और यहाँ पे सरकार थी पीवी नरसिम्हा राव की। इस बुरी अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए मनमोहन सिंह ने एलपीजी का कॉन्सेप्ट लाया और एलपीजी का मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके तहत टैक्स को रिड्यूस किया गया, फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन कंपनीज को, प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज को बिजनेस और मार्केट में इन्वेस्ट करने में टैक्स में रिलैक्सेशन दिया जाए जिससे हमारी इकोनॉमी में थोड़ा सुधार आए। और इस तरह से हम 1991 की उस बुरी अर्थव्यवस्था को सुधारने में एलपीजी की मदद से कामयाब हुए और इस एलपीजी का जो शुरुआत करने वाले महान अर्थशास्त्री थे वो थे मनमोहन सिंह और सरकार थी उस समय पीवी नरसिम्हा राव की। वर्ष 2008 में हम पहुंच चुके थे, अब हमारी सोच चांद तक पहुंच चुकी थी। हमने अपनी सोच को चांद तक लाने का प्रयास किया और हुआ ही कुछ ऐसी सकारात्मक चीज़ें कि चंद्रयान प्रथम जो एक मून मिशन था वो कामयाब हुआ। इस चंद्रयान प्रथम ये फर्स्ट इंडियन लूनर प्रोब था जिसके थ्रू, इस चंद्रयान प्रोग्राम के थ्रू हम चंद्रयान प्रथम मिशन को कामयाब कर पाए।
इसे लॉन्च किया गया था इसरो से 6 अक्टूबर 2008 को, और इस मिशन में लूनर ऑर्बिटल और इंटरपैक्टर शामिल था। इसका मतलब कि इसमें जो चंद्रयान प्रथम जो सैटेलाइट गया वो चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिटल मोशन करेगा। क्या एडवांटेज था इस चंद्रयान मिशन का? इसी चंद्रयान मिशन के द्वारा हम ये पता लगा पाए कि चांद पर पानी है, और हम पानी की खोज इसी चांद मिशन के तहत लगा पाए। एक देश एक टैक्स 2017 1 जुलाई 2017 की रात देश में एक देश और एक टैक्स का कॉन्सेप्ट आया, जिसके तहत गुड्स और सर्विस टैक्स को लॉन्च किया गया। और वो दिन था 1 जुलाई 2017, और लॉन्च करने वाले थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस जीएसटी को, गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भी बहुत सारे स्लैब्स में बांटा गया है। इसके अलावा अब तक जो भी हमने उपलब्धियां आपको बताई, इसके अलावा भी अभी भी भारत में बहुत सारी ऐसी क्वालिटी है जो और देशों से भारत को अलग बनाता है। आगे हम कुछ आज के भारत के बारे में पढ़ेंगे कि आज वर्तमान 2020 में हमारा भारत किन उपलब्धियों को पा लिया है। ये जरा देखें। 2017 के बाद हम मॉडर्न इंडिया यानी 2020 की बात करें तो आज भी हमारे इंडिया के पास बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं जो और देशों से हमें बेहद अलग और सुपीरियर बनाता है। हमारी इंडियन आर्मी लार्जेस्ट ग्राउंड फोर्स है पूरे वर्ल्ड में। हमारा इंडिया पोलियो फ्री कंट्री है, और हम दुनिया में सबसे सस्ते इंटरनेट यूज कर पाते हैं, और सेकेंड हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर है हमारे इंटरनेट की। लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ फिल्म है हमारे पास, और सेकेंड ओल्डेस्ट इंडस्ट्री कह सकते हैं। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया ये इंक्रीज हो चुकी 32 ईयर जो 1947 में थी, और अभी ये 69.16 ईयर हो चुकी है 2017 में। लार्जेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है हमारे इंडिया में। हम ग्लोबली 22% ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट्स करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में। मिड डे मील स्कीम जो बच्चों के लिए बेहद ही लाभदायक स्कीम, आज ये मिड डे मील स्कीम 12 करोड़ बच्चों को सर्व करती है, ऑलमोस्ट 12,65,000 स्कूलों में। परम सुपर कंप्यूटर जो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही बेहतरीन न्यू थी, एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ा आईना था, और आज हम लार्जेस्ट प्रोडक्शन है हमारे पास पल्सेस के, और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन है राइसेस। ये सारे आज हम 2020 के फैक्ट्स के बारे में अगर हम कर रहे हैं तो ये सिर्फ इतनी ही उपलब्धियों के साथ हमारा भारत देश नहीं, आज भी हमारे भारत देश में ऐसे टेक्नोलॉजी आ रही है। आज हम आज़ाद भारत से हट के आज निर्भर भारत की ओर लीड कर रहे हैं। आज इनोवेशंस इंडस्ट्री 2020 के नए सरकार के आगमन से, नए प्रोविज़न के आगमन से हम सेल्फ डिपेंडेंट इंडिया की ओर लीड कर रहे हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बेहद समझ में आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगेगी, कि जिससे हम 1947 से लेके 2020 तक के जर्नी को आपको समझाने की कोशिश की है। मेरे पास शब्द इतने नहीं कि मैं इंडिया के बारे में पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ, पर जितना हमने कहा उससे कहीं बेहतर है इंडिया। हमारा इंडिया सुपीरियर हमारे लिए हमेशा था, हमेशा है और हमेशा रहे। जय हिंद, जय भारत।